अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी प्रेजेंस को रिपोर्ट किया था। बहुत से सेल्स में साइंटिस्ट को लगने लग गया था कि सेल का जो सेंट्रल एरिया होता है वहाँ पे डार्क कलर की कोई कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व उन्होंने किया था, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो डार्क कलर का होता है, स्लाइटली डार्क होता है सेंटर से। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सेल के इर्द गिर्द जो होता है वो सारा एरिया जो होता है सेल के सेंटर वाला वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन। और कुछ सेल्स के बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे सेल वॉल भी होती है, जैसे कि प्लांट्स वगैरह में। अब इस सारे स्ट्रक्चर के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हमारी लाइफ का मेजर पार्ट जो है वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी भी हमारी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, हेरिडिटी है, वो सारी की सारी जो है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। डिवीजन का प्रोसेस भी न्यूक्लियस से ही रिलेट करता है। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उनके अंदर न्यूक्लियस की जगह जो होती है वो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन होती है। और अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको वैक्यूल कहा जाता है, और वैक्यूल का साइज बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। उसकी रीज़न से जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर से पुश होकर साइड में चला जाता है, एज वाली किसी साइड पे, और वैक्यूल जो होता है वो सेंटर पोजीशन ले लेता है प्लांट्स में। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है पेरीफ्री। पेरीफ्री मतलब जो साइड का एरिया होता है या जो एज वाली साइड होती है उसको पेरीफ्री कहा जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर जो है ये बिल्कुल साइड पे पुश हो जाता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर इसकी अगर पोजीशन की बात की जाए तो सेंट्रल पोजीशन होती है। न्यूक्लियस की अगर शेप की बात की जाए तो ये इर्रेगुलर भी होता है और स्फेरिकल भी होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड जो है प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसी बेस के ऊपर जो है वो सेल्स को यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उनको मोनोन्यूक्लिएट कहा जाता है। कुछ के अंदर दो होते हैं तो उनको बाइन्यूक्लिएट कहा जाता है। अगर किसी की भी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं तो उसको मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है। तो आपको डेफिनेशन आ सकती है मोनोन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट की। तो आप यहाँ से लिखेंगे सेल हैविंग वन न्यूक्लियस आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट, सेल हैविंग two nuclei cell having two nuclei are called binucleate, and cell having more than two nuclei are called multinucleate। तो ये 2 मार्क्स की आपको डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल में न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम किसने रिपोर्ट किया था। तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट ब्राउन ने, और इनकी डेट भी आपको याद होना चाहिए कि किस सन में किया था, 1831 में। नेक्स्ट इसकी अक्रेंस के बारे में पूछा जा सकता है कि एनिमल्स में ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में कहाँ पर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल में इसकी सेंट्रल स्पेस होती है और प्लांट्स के अंदर वैक्यूल की वजह से ये साइड पे पुश हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस पैराग्राफ के अंदर से आपसे पूछे जा सकते हैं। जब एक होती है डिवाइडिंग स्टेज, एक होती है नॉन डिवाइडिंग स्टेज। तो अगर सेल अपनी नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, मतलब जब वो रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं कर रहा या फिर जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में न्यूक्लियस जो है वो विजिबल होगा प्रॉपर वे में, और उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होगा और उसका जो सॉल्युबल सैप होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। तो आपको अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने कहना है सॉल्युबल सैप प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और क्रोमेटिन मटेरियल जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो क्रोमोसोम से रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है कि जब माइटोसिस मेयोसिस होती है या सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस टाइम जो है पहले सारा मटेरियल जो होता है वो डिस्पर्स सा होता है, उसके बाद जो है प्रॉपर क्रोमोसोम बन जाते हैं, वो अरेंज होते हैं, और उसके बाद फिर से वो स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि सेल जब डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तो उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए
हेरिडिटी मटेरियल की, तो हेरिडिटी मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी मटेरियल वो होता है जिससे हमें पता चलता है, जैसे अगर किसी का पता करना हो ये किसका ऑफस्प्रिंग है, तो हम क्या करते हैं, डीएनए टेस्टिंग करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि डीएनए फादर का या मदर का बच्चे के साथ मैच किया जाता है। तो हेरिडिटी जितना भी मटेरियल होता है वो हेल्प आउट करता है सैम्पलिंग में। इसी वजह से जो एक फैमिली के लोग होते हैं उनकी हेरिडिटी जो है वो आपस में मैच करती है। इसके अलावा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन और बहुत से और एंजाइम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सी प्रोसेसेस के अंदर, वो सारे के सारे जो हैं वो मिलके न्यूक्लियस की कंपोजिशन को पूरा करते हैं, एक न्यूक्लियस को बनाते हैं। न्यूक्लियस की अगर पार्ट्स को देखा जाए तो न्यूक्लियस किस किस चीज़ के मिलने से बनता है, तो वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम। ये चीज़ें मिलती हैं, मिलने से न्यूक्लियस बनता है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशन की फॉर्मेशन है। तो आपसे अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन पूछी जाए न्यूक्लियस की, तो आपने बताना है डीआरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्म्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। और अगर उसके स्ट्रक्चर या उसके पार्ट्स के बारे में पूछा जाए तो उसमें आपने बताना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है इसमें। नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से अलहदा करके रखती है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो अब ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि न्यूक्लियस का मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के साथ जो है वो मिक्स ना हो जाए। तो इस मिक्सिंग को बचाने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे कि सेल का मटेरियल सारा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ये बेसिकली इसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है। और ये दो मेम्ब्रेन के मिलने से बनती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस के सारे कंटेंट को सेव करके रखती है। न्यूक्लियस के अंदर जितना कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियर कंटेंट कहा जाता है। और एक ऑर्गेनेली आपने पढ़ी थी पीछे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने पढ़ा था कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक साइड से जुड़ा होता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है, और जो इनर होती है वो न्यूक्लियर कंटेंट को क्या करती है, सेव करके रखती है। तो ये आपने करना है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप पे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, तो आपने बताना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है। और ये दो मेम्ब्रेन से के मिलने से बनता है, एक आउटर और इनर। आउटर जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है, और इनर जो होती है वह न्यूक्लियर कंटेंट को सेव करके रखती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस होती हैं, और इसकी वजह से उनके सेंटर में पोर्स बनने लग जाते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। और ये न्यूक्लियर पोर्स जो है इनका फंक्शन ये होता है कि जितना भी मटेरियल होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान, ये उसको एक्सचेंज करने में हेल्प आउट करती हैं। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई चीज़ बन रही है तो उस सारे मटेरियल को साइटोप्लाज्म तक जो है वो पहुंचाने का काम होता है न्यूक्लियर पोर्स का। या फिर साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जानी है तो भी वो न्यूक्लियर पोर्स को यूज़ करते हुए साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफ़र होती है। न्यूक्लियर पोर्स का नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अनडिफ्रेंशिएटेड और डिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अंदर भी फ़र्क होता है न्यूक्लियर पोर्स के नंबर में। जैसे कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल एक एग्जांपल है, एग्स अगर हों तो एग्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे। उसकी मेम्ब्रेन के अंदर ऑलमोस्ट 30,000 पोर्स प्रेजेंट होंगे पर न्यूक्लियस। अगर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स की बात की जाए, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स वगैरह हैं, तो उसके अंदर 3 to 4 पोर्स होंगे पर न्यूक्लियस। तो इस तरह से आपके अगर ये दो एग्जांपल्स दी गई हैं तो आपने इनको करना है। न्यूक्लियर पोर पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बताना है कि इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की और आउटर मेम्ब्रेन जब ये कंटिन्यूस होती हैं तो साथ में तो इनके मिलने से जो है वो न्यूक्लियर पोर्स बनते हैं। और न्यूक्लियर पोर्स का काम होता है कि वो मटीरियल की एक्सचेंज में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटीरियल होता है उनको एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है। इनका नंबर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। फिर अनडिफ्रेंशिएटेड और डिफ्रेंशिएटेड सेल्स के हिसाब से आप इसकी एक एक एग्जांपल जो है वो बता देंगे। हर पोर जो होता है, जो प्रेजेंट होता है, उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके सब्सटेंसेस की इनटेक और आउटटेक को कंट्रोल करते हैं। मींस के जैसा स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से जो सब्सटेंसेस हैं उनकी इनटेक आउटटेक जो है वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियर पोर।
तो इसमें ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर पोर्स, या फिर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये पोर्स का नंबर। नेक्स्ट डिस्कस करना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है और इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेनस बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती जो कि बाकी के न्यूक्लियर मटेरियल से इसको सेपरेट आउट कर सके। मींस के कोई भी न्यूक्लियस के ऊपर स्पेशली कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती। जिस तरह न्यूक्लियस के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है फर्दर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं होती। तो अगर आपको न्यूक्लियस की डेफिनेशन आती है तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट इज़ अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी। यहाँ से करेंगे आप, इट इज़ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस एंड इज विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री एंड टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता भी है और बनने के बाद स्टोर भी हो जाता है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको पता है कि आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। तो राइबोसोमल आरएनए भी इन द सेम वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसकी सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है और न्यूक्लियस के अंदर वो बनता भी है, स्टोर भी होता है और उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से इसको साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर फर्दर इसकी फंक्शनिंग होती है और फर्दर ये अपनी बाकी के सारे काम जो है वो कंप्लीट करता है। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो ये बना किस तरह से होता है, तो ये दो रीजन से मिलके बनता है। इसका जो पेरिफेरल रीजन होता है या इसका जो आउटर एरिया होता है वो ग्रेनुलर एरिया होता है, वो सॉफ्ट किस्म का नहीं होता और वो राइबोसोमल सब यूनिट से बनता है। मींस के राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं वो स्मॉल मिलेंगे, उनके मिलने से इसका पेरिफेरल रीजन बनता है। और जो सेंट्रल एरिया होता है वो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया होता है और उसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए और इसके अलावा राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस के बारे में आपने करना है। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो आप इसके स्ट्रक्चर में बताओगे कि इसके दो रीजन हैं, एक पेरिफेरल रीजन है और एक सेंट्रल रीजन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आएगा। इट इज़ कंपोज से लेकर राइबोसोमल डीएनए तक ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो आपने बताना है कि राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर बनता भी है, फिर स्टोर भी होता है और उसको उसके बाद साइटोप्लाज्म में सेंड कर दिया जाता है। तो ये इसके फंक्शनिंग में आ गई इसकी, और ऊपर स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोम के बारे में। अगर न्यूक्लियस की आपको डेफिनेशन आती है तो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखिए आप इसका। अगर स्ट्रक्चर ना हम भी एक्सप्लेन करें तो इसकी आप जो है वो फंक्शन लाजमी लिखोगे कि इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए बनता भी है और इसके साथ साथ स्टोर भी होता है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो होता है वो डार्कली या डीपली स्टेन्ड होता है और इसके स्टेन होने की या कलर्ड होने की रीज़न ये होता है कि इसके अंदर बेसिक डाइज प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप लोग कपड़े भी डाई करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि डार्क कलर का कोई कलर जो है वो कपड़े के ऊपर आ जाता है। इन द सेम वे न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस भी जो होता है उसको डार्कली स्टेन्ड बॉडी कहा जाता है और ये इस वजह से होता है कि इसके अंदर बेसिक डाइज प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जैसे ही सेल जो है वो अपनी डिवाइडिंग स्टेज में जाता है तो ये जो कॉमन क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। तो क्रोमोसोम की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप यहाँ से करोगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। तो ये आप क्रोमोसोम की डेफिनेशन में करेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अगर इसके स्टडी किया जाए कि जो क्रोमोसोम है वो दिखने में किस तरह का होता है, तो इसकी आर्म्स होती हैं और सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है कि ये क्रोमोसोम है, ये इसकी आर्म्स हैं ऊपर नीचे और यहाँ पर ये सेंट्रोमेयर रीजन है जहाँ पर इसकी सारी आर्म्स आपस में
जुड़ी हुई हैं, और ये जो सेंट्रल जगह होती है यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। तो काइनेटोकोर प्रोटीन जो है यहाँ पर सेंट्रोमेयर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इस तरह जो 7 वाली क्रोमेटिड्स होते हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के आपको क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इनका यही होता है कि सेंट्रल रीजन से ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और आसपास क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको एक बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रोमेयर के बारे में कि व्हाट इज सेंट्रोमेयर। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से करोगे कि सेंट्रोमेयर बेसिकली एक ऐसी प्लेस होती है जो कि सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है और जिससे आकर जितनी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अटैच होती हैं। सेंट्रोमेयर इज द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर पे, और ये सारा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन के दौरान। जैसे आप पढ़ते हैं माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस, तो माइटोसिस मियोसिस के अंदर क्या होता है कि पहले क्रोमेटिन मटेरियल होता है, बाद में वो मटेरियल क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, और क्रोमोसोम जो है अगर उसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है जिसके आसपास जो है वो स्पिंडल फाइबर्स आकर लगते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बिल्कुल सेल डिवीजन के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होती हैं, और ये क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जिसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आप करेंगे सेंट्रोमेयर की और क्रोमेटिड्स की। क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात की जाए तो डीएनए और आरएनए मिलकर क्रोमोसोम को बनाते हैं, और लाइफ को या फिर सेल को कंट्रोल करने की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो क्रोमोसोम कंट्रोल करता है, और वो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की फॉर्म में सारी की सारी स्टोर हुई भी होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती हैं। जैसे कि जब कहा जाता है कि ये चीज़ इसके जीन्स में है, जैसे कुछ लोगों की हाइट जो है वो लंबी होती है, कलर कम्प्लेक्शन जो होता है वो फैमिली में एक जैसा होता है, मदर या फादर पे जाता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब सेल डिवीजन होती है और मियोसिस का प्रोसेस होता है तो कुछ चीज़ें ऑफ स्प्रिंग में फादर की तरफ से जाती हैं, कुछ जीन्स जो होते हैं वो मदर की तरफ से जाते हैं, और इनका नंबर स्पेसिफिक होता है। हाफ जीन्स फादर की तरफ से जाते हैं, हाफ जीन्स मदर की तरफ से जाते हैं, और फिर नेक्स्ट देखा जाता है कि बच्चे के अंदर जो डोमिनेट है वो कौन सी चीज़ कर रही है, आइदर फादर वाले जीन्स या फिर मदर वाले जीन्स। तो जीन्स के ऊपर सारी की सारी इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र की जाती हैं। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हर स्पीशी में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर, मैन के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 46 है, फ्रॉग के अंदर 26 है, चिंपैंजी के अंदर 48 है। इसके अलावा जो फ्रूट फ्लाई होती है जिसको साइंटिफिकली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहा जाता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 8 होता है। अनियन के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 16 होता है, पोटैटो के अंदर 48 होता है, और गार्डन पी के अंदर 14 होता है। तो क्रोमोसोम का नंबर हमेशा स्पेसिफिक होता है हर स्पीशी के अंदर। अगर ये नंबर एक भी ऊपर या नीचे हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो फिर कोई ना कोई डिसेबिलिटी जो है वो पर्सन के अंदर आ जाती है, या फिर जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात की जाए, नंबर क्रोमोसोम का एक कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको वो या तो डिसेबिलिटी की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर ट्रांसजेंडर जिनको जो कि ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। नॉर्मल जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होता है जिसको 2n कहा जाता है, जबकि जो जर्म सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए या फिर जिनको सेक्स सेल्स कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर स्पर्म और एग्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म्स मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एग्स फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनका नंबर हाफ होता है जो कि 23 है। तो स्पर्म सेल्स के अंदर नंबर हाफ होता है, और जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, डिप्लॉयड होता है, जिसको 2n कहा जाता है, और ड्रोसोफिला के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 4 होता है। तो इस तरह से आपने इनकी डिवीजन याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ पर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाया गया है, क्रोमेटिन मटेरियल आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप है, और न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर अगर आप देखें तो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का।
नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की डेफिनेशन इस पैराग्राफ के अंदर दी गई है। सेल्स को बेसिकली बायोलॉजिस्ट ने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बेसिक डिफरेंस इनके अंदर न्यूक्लियाई का होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये एक डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सेफ होता है। यहाँ से यूकैरियोट्स की डेफिनेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो इसके अंदर प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट भी होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं भी है पर प्रेजेंट लाजमी होता है, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता और उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और सारा मटेरियल डायरेक्टली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो अगर आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डेफिनेशन आती है तो यहाँ से यहाँ तक आप उसके अंदर लिखेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ से एक आपकी डेफिनेशन यूकैरियोट्स है, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे आकर यूकैरियोट्स, इसके अंदर यहाँ तक आपके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन है। और प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे। यूकैरियोट्स की एग्जांपल में यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल में एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्टा वगैरह आएंगे। नेक्स्ट अगर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलिस की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिस या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती, जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन द सेम वे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट किस्म का न्यूक्लियस भी प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम जो होता है वो स्मॉलर साइज का होता है और 70s का होता है, जबकि यूकैरियोट्स का 80s का होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती और सेल जो है वो सिंपल एक प्रोसेस होता है जिसको बाइनरी फिजन कहा जाता है, इसके थ्रू सेल्स डिवाइड कर जाते हैं। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर लाइफ टाइम जब भी सेल्स ने डिवाइड करना होता है तो माइटोसिस के थ्रू करते हैं, और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो माइटोसिस के साथ मियोसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उससे ये पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो एवोल्यूशन की ज़्यादा प्रिमिटिव स्टेज को शो करते हैं, यूकैरियोट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर शो नहीं करते। प्रोकैरियोट्स के अंदर उनका सबसे अगर जो डिस्टिंक्टिव या फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा जाता है वो उनकी सेल वॉल है, जो कि पॉलीसेकेराइड चेन्स के साथ चेन से मिलके बनती है, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो कोवलेंटली अटैच होती हैं अमाइनो एसिड्स के साथ, जो कि मिलके बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है वह पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन होता है, फंजाई के अंदर काइटिन होता है और यूकैरियोट्स के अंदर जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है वो सेलुलोज होता है। जो पूरी की पूरी सेल वॉल है, अगर इसको कंबाइनली देखा जाए तो ये एक ह्यूज मॉलिक्यूल बनाती है या फिर एक मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स बनाती है जिसको सेक्यूलस कहा जाता है। नेक्स्ट बताया गया है कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है उसके अंदर मेजर स्ट्रेंथनिंग मटेरियल जो है वो सेलुलोज होता है, और ये जो सेलुलोज होता है इसका स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल वॉल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जनरलाइज्ड प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, पिलाई, डीएनए, फ्लैजिलम और कैप्सूल जो है वो दिखाया गया है। तो ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अब आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने डेफिनेशंस करनी है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की, या फिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की। इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस किसके अंदर प्रेजेंट हैं, कौन सी एब्सेंट हैं, तो ये सारा जो है वो आपने देखना है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्ट्रेंथनिंग मटेरियल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन होता है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है और फंजाई के अंदर काइटिन है। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। बाकी की आपको इस लेक्चर में जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई वो आप क्वेश्चनिंग करिएगा जब हमारा सेशन होगा, लाइव क्लास होगी हमारी, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो हम फर्दर उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप ये लेक्चर जो है इसको
देखिए। अल्लाह हाफिज़।